morning, student. How are you? We are studying chapter number 4 from geography. The topic is air and atmosphere. The topic is your air and atmosphere. तो जैसा कि I have explained you that our earth is surrounded a number of gases. तो हमारे इर्द गिर्द क्या हैं, आसपास क्या हैं, बहुत सारी गैसेस हैं. तो हमारी जो अर्थ है ये बहुत सारे गैसों से घिरी हुई है जो कि इनविजिबल हैं, हमें वो दिखाई नहीं देती हैं, अदृश्य हैं. तो आज जो हम डिस्कस करेंगे अबाउट आवर गैसेस. इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव डिस्कस अबाउट द एटमॉस्फेयर एंड कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. तो आज जो हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारा कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर का ही पार्ट है कि हमारे इसमें जो कौन कौन सी मेजर गैसेस हैं. जैसा कि आई हैव टोल्ड यू अबाउट आवर गैसेस जो कि हमारी ये अर्थ है, ये डिफरेंट टाइप की जो हमारी लेयर्स हैं, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, यानी कि हमारे अर्थ सरफेस से ऊपरी जो यहाँ से ऊपर का जो पार्ट है हमारे अर्थ सरफेस का, दिस इज स्पेस के टुवार्ड्स द स्पेस, दिस इज आवर सेवरल टाइप ऑफ लेयर्स आर इन द अपर मोस्ट लेयर अपर पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, जो कि हमारे अर्थ सरफेस से ऊपर का भाग है, इसमें हमारी ये लेयर्स पाई जाती हैं. तो हमारा टॉपिक क्या है, एयर एंड एटमॉस्फेयर. तो एटमॉस्फेयर यानी कि हमारा वायुमंडल. अभी हमारा वायुमंडल क्या है, बहुत सारी गैसेस से घिरा हुआ है. जैसा कि आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दैट 21% इज ओनली जो कि हमारी ऑक्सीजन है, जो कि ह्यूमन बीइंग जो लेते हैं, जो लिविंग बीइंग्स हमारे लेते हैं. दिस इज द एसेंशियल गैस फॉर आवर एक्सिस्टेंसेस, यानी कि हमारे जीवन को सर्वाइवल करने के लिए इस गैस का होना ज़रूरी है. बिना इसकी एब्सेंट के, इसकी बिना प्रेजेंट के हमारी जो लाइफ है ये पॉसिबल नहीं है. तो ऑल लिविंग बीइंग के लिए हमें इसकी आवश्यकता है. सबसे ज़्यादा अबंडेंट गैस जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में है वो क्या है, नाइट्रोजन. 78% नाइट्रोजन गैस जो कि N2 जिसका हमारा साइंटिफिक फार्मूला है. तो हमारे सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है, नाइट्रोजन. तो अब हमारे इनके क्या क्या पर्पज़ होंगे, इनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. एंड 0.9% आर्गन एंड 0.01 कुछ % अदर्स हमारी गैसेस हैं. एंड इन डिटेल और हम और डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि नाइट्रोजन इज़ 78% एंड ऑक्सीजन 20.1 या नियर अबाउट 21% के हमारे आसपास हमारी जो गैस है. एंड आर्गन 0.920% एंड अदर 0.17% एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.03. तो अब हमारा जो टॉपिक है फर्स्ट जो कि हमारा ऑक्सीजन है, यानी कि जो हमारी लाइफ गिविंग जो हमारी गैस है, ऑक्सीजन जो एयर है जिसको हम एवरी लिविंग बीइंग्स टेक एज ए ब्रीथ, सांस के रूप में हम इसको लेते हैं. तो अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन इज द मोस्ट एसेंशियल गैस फॉर आवर एक्सिस्टेंस. ह्यूमन एंड एनिमल ब्रीथ इन एयर एंड एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन. तो हमारा क्या है, हमारे जो लिविंग बीइंग्स है जिसमें हमारे एनिमल्स भी आ गए, ह्यूमन बीइंग्स भी आ गए, ये सब क्या है, हमारे ऑक्सीजन को गेट करते हैं एज ए ब्रीथ के रूप में, सांस के रूप में हम सब लोग ये लेते हैं. तो एंड इसके अलावा जो प्लांट्स हैं आल्सो ब्रीथ ऑक्सीजन. तो हमारे जो प्लांट्स हैं वो भी ऑक्सीजन को गेट करते हैं, आल्सो ब्रीथ ऑक्सीजन. एंड इवन एनिमल्स लिविंग इन द सी एब्जॉर्ब ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वाटर. ऑक्सीजन इज आल्सो एसेंशियल फॉर फायर. इट इज कॉजेज रस्टिंग ऑफ आयरन एंड सम अदर मेटल्स. तो अब हमारा कहाँ कहाँ पर ये प्रेजेंट होती है, अब ये देखिएगा, जो हमारा वाटर बॉडीज़ होती हैं उसके अंदर जो हमारे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनको भी हमारी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है. तो हमारे वाटर में भी ऑक्सीजन होता है, वहाँ पर भी हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन को गेट करते हैं, उसके माध्यम से प्रेजेंट होती है वहाँ पर भी. एंड ऑक्सीजन इज आल्सो एसेंशियल फॉर फायर. और इसके अलावा हमारी जो ऑक्सीजन है
ये हमारे फायर जलाने में भी हेल्प करती है। तो जैसा कि आप लोगों साइंस में भी पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीजन के बिना जो है हमारी फायर जो होती है ये बर्निंग नहीं हो सकती, जल नहीं सकती है। तो इसके लिए हमारी फायर के लिए भी ऑक्सीजन का भी होना बहुत ज़रूरी है। इट कॉजेज रस्टिंग ऑफ आयरन एंड सम अदर मेटल्स। इसके अलावा और हमारे जो मेटल्स होते हैं, जो धातु होती हैं, उनमें भी हमारा ऑक्सीजन का होना पाया जाता है, ऑक्सीजन होती है। तो इसकी हेल्प से हम बहुत सारी चीज़ों को पॉसिबल हो पाती हैं। एंड नाउ द नेक्स्ट, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा अबंडेंट गैस है, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली, यानी कि 78% क्या है हमारी नाइट्रोजन गैस है। तो नाइट्रोजन इज़ द गैस विच हैज़ स्पेशल प्रॉपर्टीज़, जिसकी एक अपनी प्रॉपर्टी होती है। इट इज़ नॉट एब्जॉर्ब बाय ह्यूमंस एंड प्लांट्स। ये गैस, इसकी एक विशेषता ये होती है कि इसको हमारे प्लांट्स और जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो लिविंग बींग्स होते हैं, वो इसको एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। When we breathe in air, nitrogen also goes inside our lungs, but we exhale in it and do not use it. ये हमारे ऑक्सीजन के साथ ये जाती तो है, लेकिन हम इसको हमारे लंग्स तक पहुंचती है, लेकिन हम इसको ज़्यादा, इसका कोई इफ़ेक्ट हमारे बॉडी में अंदर इसका या हमारे शरीर पर नहीं पड़ता है। इनसाइड होती है हमारे साथ, ऑक्सीजन के साथ में ही ये गैस जाती है, बट इसका कोई हमारे शरीर में इसका कोई यूज़ नहीं होता है। प्लांट्स नीड नाइट्रोजन बट कैन नॉट एब्जॉर्ब इट डायरेक्टली। अब हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को लेते हैं, बट कैन नॉट एब्जॉर्ब इट डायरेक्टली, लेकिन वो इसको डायरेक्टली नहीं लेते। There are certain bacteria that live in the soil and in the roots of the plants. इसके अलावा हमारी जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, उसमें हमारे बहुत सारे बैक्टीरिया हो जाते हैं, पाए जाते हैं, जो कि हमारी सॉइल को और उसकी जो मिट्टी जो होती है वहाँ की प्लांट्स की, वो उसको जकड़े रखती है, रूट्स को, उनको मिट्टी को जकड़े रखती है। रूट्स ऑफ द प्लांट्स जो उससे उसको बैक्टीरिया से ये एनर्जी को गेट करती हैं। दिस बैक्टीरिया कन्वर्ट नाइट्रोजन, ये जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे, ये नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू ए फॉर्म विच हेल्प्स प्लांट इन मेकिंग देयर ओन फूड। जो नाइट्रोजन कन्वर्ट होकर के अपनी एज ए फूड के रूप में ये प्लांट्स हमारे कन्वर्ट कर लेते हैं। एंड हेल्प प्लांट इन मेकिंग देयर ओन फूड। इस प्रकार से हमारी जो नाइट्रोजन गैस है ये हमारे उसको प्लांट्स के लिए एक तरह से यूज़फुल हो जाती है और उनकी जो है एज ए फूड के रूप में उनकी हेल्प करती है। इट दस इस प्रकार द प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्लांट ऑफ द ग्रोथ। इस प्रकार से नाइट्रोजन का जो रोल होता है वो हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनको उनकी ग्रोथ करने में ये हमारी नाइट्रोजन गैस हेल्प करती है, यानी कि उसकी ग्रोथ में ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इस प्रकार नाइट्रोजन गैस भी हमारे ये एक अपना इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है। एंड द नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमारा जो आ जाता है थर्ड, जो कि ये भी हमारी इम्पोर्टेंट गैस में आती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हमारे क्या हैं प्लांट्स गेट करते हैं, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसके माध्यम से हमारे प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं, जो हम ऑक्सीजन गेट करते हैं, ये हमारे मुंह से या हमारे हम इसको एज ए कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हम इसको लीव करते हैं, छोड़ते हैं। यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे एनवायरनमेंट में होती है और इसको ही प्लांट्स गेट, और हमारे एनिमल से भी हैं, बहुत सारी जो चीज़ें जो लिविंग बींग्स हैं उनसे कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ी जाती हैं वो ये हमारे प्लांट्स गेट करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या इज़ ए गैस विच हैज़ एटम्स ऑफ बोथ कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो हमारी ये क्या है, एटम्स हैं, परमाणु हैं, जो कि हमारी इस गैस में ये पाए जाते हैं। ये दोनों हमारे परमाणु हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो इन दोनों से मिलकर ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस इसका मिश्रण है, इसको
एक नेम दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गैस ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये इससे अगली एक सबसे महत्वपूर्ण गैस है, जो कि हमारे इट यूज्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स, जो कि हमारे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं। प्रोसेस जिसको हम जिस प्रोसेस को जिससे गेट करने वो हमारी फोटोसिंथेसिस कहलाती है। आप लोगों ने साइंस में भी पढ़ चुके हैं फोटोसिंथेसिस क्या होती है, जिस प्रक्रिया में हमारे जो प्लांट्स हैं अपना जो फूड है, जो ग्रीन जो प्लांट्स होते हैं वो इसको इस प्रोसेसर को करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे कार्बन डाइऑक्साइड हमारी जो प्लांट्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ये हमारे एटमॉस्फेयर की सबसे मतलब नेक्स्ट हमारी इम्पोर्टेंट गैस है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द प्लांट्स यूटिलाइज वाटर। इसी प्रोसेस के द्वारा, इसी के माध्यम से हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर को यूटिलाइज करते हैं। तो वी कैन से दैट कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्लांट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट, जो कि हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट दोनों से मिलकर के ये गेट होती है। इन दिस प्रोसेस द प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर। इस प्रकार से जो हमारे एटमॉस्फेयर होता है ये प्लांट्स एज ए हमें ऑक्सीजन गेट करते हैं। तो यानी कि दिस इज द साइकिल ऑफ आवर गैसेस, यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को गेट करते हैं और नाइट्रोजन को, और उसके माध्यम से ये हमें कन्वर्ट करके क्या देते हैं, ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से ये हमारा एक साइकिल हो गया हमारे गैसेस का। तो ये प्रोसेस हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस का चलता रहता है कंटिन्यू। द फोटोसिंथेसिस हैपन्स ओनली ड्यूरिंग द डे व्हेन देयर इज सनलाइट, यानी कि इसका जो फोटोसिंथेसिस का जो कार्य होता है ये ड्यूरिंग दी डे टाइम में होता है, दिन में होता है, जब हमारा सनलाइट जो है वो चलती हैं उसके माध्यम से ही हमारी ये प्रक्रिया प्रोसीजर जो है हमारा फोटोसिंथेसिस का चलता है ड्यूरिंग दी डे टाइम, यानी कि सनलाइट में हमारा ये प्रोसीजर चलता है। व्हेन देयर इज सनलाइट, जब धूप है तब ये प्रोसीजर चलेगा। During photosynthesis, plants produce enough oxygen which makes up for the oxygen consumed by the human beings and animals. तो इस प्रकार से हमारे जो ये फोटोसिंथेसिस के माध्यम से जो हमारे प्लांट्स होते हैं ये ऑक्सीजन को बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं और वो ऑक्सीजन कंज्यूम करके हमारे लिए रिलीज कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या है ऑक्सीजन लेते हैं। तो प्लांट्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है कि वो हमें जो है एयर जो है एज ए ऑक्सीजन के रूप में वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वी शुड टू मोर प्लांटेड, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन कर सकें, शुद्ध बना सकें। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ आवर एनवायरनमेंट, जिससे हम अपने एनवायरनमेंट को और अधिक क्लीन बना सकें। You would realize the cutting of trees would the disaster for the environment of the earth, as the balance of oxygen consumption and productions will be disturbed. यानी कि यदि हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे ओवर द अर्थ सरफेस, यानी कि हम ह्यूमन बीइंग, क्योंकि फ्रॉम एंशिएंट यानी प्राचीन से ही क्या है इसकी जो जिज्ञासा है ये सब कुछ ना कुछ नया करने की होती है। तो इस पर्पज़ से जैसे कि हम रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कार्य कर रहे हैं, तो इस प्रकार से इन पर्पज़ से हम लोग क्या करते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं और लार्ज स्केल पर क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं, जो कि हमारे एनवायरनमेंट का जो बैलेंस होता है ऑक्सीजन गैसेस का और डिफरेंट टाइप की गैसेस का वो हमारा डिसबैलेंस हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे हमारे एनवायरनमेंट में एक तरह से एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है, विस्फोट हो जाता है, जो कि हमारे लिए ह्यूमन बीइंग के लिए या लिविंग बीइंग के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें डिफॉरेस्टेशन को बैन करना है, इसको वनों को काटने से हमें रोकना है, पेड़ों को काटने से हमें रोकना है, ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को अधिक से अधिक शुद्ध बना सकें और जो ह्यूमन बीइंग की जो एक्टिविटीज़ हैं इस तरह की जो हमारे एनवायरनमेंट को
हार्म पहुंचा रही हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन पर बैन करना चाहिए। तो ये डिस्टरबेंस ना हो इसलिए हमें जो है डिफॉरेस्टेशन को इग्नोर करना है, और हमें वी शुड मोर प्लांटिंग, हमें और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट यानी कि पेड़ लगाने चाहिए। इसके लिए ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड बर्निंग ऑफ द वेस्ट कॉज ऑफ द रिलीज ऑफ ह्यूज, इस प्रकार से जो मनुष्य है इसकी जो है सेल्फिशनेस तब कंटिन्यू बढ़ती रहती है, और लार्ज स्केल पर क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं। और इसके अलावा जो हमारे फैक्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, उनसे जो क्या हमारा जो पॉल्यूट वाटर होता है वो रिलीज़ कर दिया जाता है, और एज ए हमारी जो पॉल्यूशन वगैरह है वो इसको क्रिएट करता है। तो इस प्रकार से लार्ज स्केल पर हमारा वाटर पॉल्यूट होता रहता है, जो हमारे वेस्टिंग जो चीज़ें होती हैं उनसे हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता है। एंड द क्वांटिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एयर, और इस प्रकार से जो है हमारी एनवायरनमेंट की जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जो कैपेसिटी है ये क्वांटिटी कंटिन्यू बढ़ती चली जाती है। दिस आल्सो हैज़ इट्स हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन द एटमॉस्फेयर, इस प्रकार से ये सारे जो इम्पैक्ट हमारे एनवायरनमेंट को अपना असर डालेंगे, उस पर हानिकारक इम्पैक्ट डालेंगे। तो ये सब चीज़ें हमारे ह्यूमन बीइंग के द्वारा एक्टिविटी के द्वारा होती हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इन एक्टिविटी पर अपने कंट्रोल करना चाहिए, जिससे कि हम अपने एनवायरनमेंट को शुद्ध बना सकें। अब नेक्स्ट स्टूडेंट, अब हम क्या डिस्कस करेंगे, तो दिस इज द आवर सराउंडेड गैसेस, दीज आर आवर सराउंडेड गैसेस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो किस प्रकार से हमारी ये गैसेस हमारी लाइफ में अपना एक एक अलग अलग जो इनका ये रोल होता है ये प्ले करती हैं। तो हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर आवर एटमॉस्फेयर। एंड नाउ स्टूडेंट वी विल डिस्कस अबाउट आवर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि अब हम जो डिस्कस करेंगे जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा वायुमंडल है, उसमें हमारी कितनी लेयर्स होती हैं, जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को दिखा चुका हूँ कि हमारी देयर आर 5 लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, जिनको हम अर्थ सरफेस से ऊपर जो हमारा एरिया होता है ये वहाँ पर पाई जाती हैं, जिनमें हमारे ह्यूमन बीइंग की भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि आप लोग एरोप्लेन जो हैं उड़ाते हैं, और इसके अलावा हमारी जो है टेलीकम्युनिकेशन का जो कार्य चलता है ये सब हमारी इन दिस लेयर्स में ही चलता है। तो अब हम जो डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारी फर्स्ट लेयर होगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, कि हमारा स्ट्रक्चर एटमॉस्फेयर का क्या है, यानी कि एटमॉस्फेयर वायुमंडल में हमारे किस प्रकार की कितनी लेयर्स हैं, कौन कौन सी लेयर्स हैं। तो जैसा कि आई हैव एक्सप्लेन, आई हैव टोल्ड यू दैट देयर आर 5 लेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो दीज आर आवर 5 लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये हमारी 5 लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की। तो नाउ स्टूडेंट वी डिस्कस इन डिटेल अबाउट आवर स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर इज द थिक ब्लैंकेट ऑफ गैसेस, तो ये क्या है, हमारी बहुत सारी गैसेस से बना हुआ एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, जो कि दीज गैसेस फॉर्म डिफरेंट लेयर डिपेंडिंग ऑन दियर डेंसिटी एंड वेट, जिनमें अपना अलग अलग अपना बड़ी मात्रा में इनका एक वेट होता है, वजन होता है, उन पर ये लेयर्स हमारी डिपेंडिंग रहती हैं। द कंपोजिशन ऑफ गैसेस हैज़ एन इफेक्ट ऑन द टेम्परेचर पैटर्न, ये जो हमारा गैसेस का जो कंपोजिशन है यही हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करती हैं, यही इस पर इफ़ेक्ट डालती हैं, क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर जो अर्थ सरफेस पर हम लोग जो फील करते हैं, महसूस करते हैं, यही हमारे टेम्परेचर जैसी चीज़ों को, जैसे कोल्ड है एंड वाटर, विंड है, बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं हमारी, ये हमारी यही जो लेयर्स हैं यही इन चीज़ों को कंट्रोल करती हैं। जैसे कि तो द कंपोजिशन ऑफ गैसेस हैज़ एन इफेक्ट द टेम्परेचर पैटर्न, उसको हमारे प्रभावित करते हैं, उस पर अपना असर डालती है। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर, ट्रोपोस्फेयर,
stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. तो these are our 5 layer of the atmosphere. तो ये हमारी 5 लेयर हैं एटमॉस्फेयर की. तो फर्स्टली हम लेते हैं ट्रोपोस्फियर, जिसको हम सौरमंडल के नाम से भी जानते हैं. तो हमारा फर्स्ट लेयर ऑफ द अर्थ, जो कि यहाँ से लगभग 12.5 किलोमीटर्स के समथिंग यहाँ पे पड़ेगा, नियर अबाउट 30 किलोमीटर भी हम कह सकते हैं. यहाँ से अर्थ सरफेस से जो हमारा ऊपरी भाग होगा, अपर पार्ट की ओर जो चलेंगे, तो ये हमारा लगभग 13 किलोमीटर के आसपास की ये लेयर हमारी फर्स्ट लेयर होती है, ट्रोपोस्फियर. द ट्रोपोस्फियर बिगिंस एट द सरफेस and extend between 9 kilometer to at the pole and 17 kilometer at the equator. जो हमारी इक्वेटर जो लाइन होती है, भूमध्य जो रेखा होती है, जो कि हमने ग्लोब में इन द मिडल वी हैव डिवाइडेड अर्थ इनटू 2 पार्ट में जो हमें डिवाइड किया हुआ है अर्थ को. इक्वेटर से यदि हम इसको मेजर करते हैं, मापते हैं, तो ये यहाँ से हमारी ये फर्स्ट लेयर नियर अबाउट 9 किलोमीटर टू 17 किलोमीटर के समथिंग हमारी ये फर्स्ट लेयर होती है. It is generally said to have an average thickness of 30 kilometers. लगभग ये हमारी कितनी होती है, 13 किलोमीटर के आसपास इसकी मोटाई होती है, इसकी थिकनेस होती है. The air we breathe is present only in this layer. तो जो ऑक्सीजन, जो एयर जो हम ब्रीथ के रूप में लेते हैं, वो हमारी इसी में पाई जाती है. ये दिस इज द लेयर ट्रोपोस्फियर, जहाँ पर हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है. ये हमारी वही लेयर है जहाँ पर हमारी ऑक्सीजन है, जिसको हम एज ए ब्रीथ के रूप में इसको हम लेते हैं. तो द एयर वी ब्रीथ इज प्रेजेंट ओनली दिस एयर. तो ये इसी लेयर में हमारी ये एयर प्रेजेंट होती है. तो दिस लेयर सीज मोस्ट वेरिएशन ऑफ वेदर एंड विटनेस सेवरल वेदर फेनोमेना, जैसे कि रेनफॉल है, फॉग है, हेल है एंड स्नोफॉल है. तो ये दीज आर आवर प्रेसिपिटेशन एंड और जनरली लिमिटेड ऑन दिस लेयर. तो ये सारी की सारी चीज़ें इसी लेयर्स के अंतर्गत हमारी आती हैं. द ट्रोपोस्फियर होल्ड अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ द मास ऑफ द एटमॉस्फेयर. यानी कि हमारे जो एटमॉस्फेयर की जो और बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, लगभग 80% यही लेयर कंट्रोल करती है. यही लेयर जो होती है, ये हमारी इतनी हार्ड, इतनी इम्पोर्टेंट लेयर है कि ये बहुत से चीज़ों को नियर अबाउट अप्रॉक्सीमेटली जो ट्रोपोस्फियर जो हमारी ये फर्स्ट लेयर है, सौरमंडल, ये 80% ऑफ द मास ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल को कवर करती है. द बाउंड्री बिटवीन, इसके जो सीमाएँ कितनी है, तो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ आवर 5 लेयर: ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर एंड डिफरेंट टाइप से हमारी ये लेयर्स आर फाउंड इन दी एटमॉस्फेयर. एंड नाउ स्टूडेंट, द नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा स्ट्रेटोस्फियर है, जिसको हम समताप मंडल के नाम से जानते हैं. द सेकेंड लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी कि जो अर्थ सरफेस है हमारा, इसके ऊपर की हमारे एटमॉस्फेयर की, ये हमारे सेकेंड लेयर है स्ट्रेटोस्फियर, जिसको हम समताप मंडल के नाम से भी जानते हैं, समताप मंडल कहते हैं. तो ये लेयर कहाँ पर होती है, लगभग नियर अबाउट 50 किलोमीटर अबव मीन द सी लेवल्स, यानी कि समुद्र के तल से जो यदि हम इसको मेजर करते हैं, तो ये लगभग हमारी ये स्ट्रेटोस्फियर यहाँ से 50 किलोमीटर के समथिंग ये अपर पार्ट ऑफ द अर्थ, ये हमारा यानी कि अपर ऑफ द ट्रोपोस्फियर, ये इससे ऊपर तक चली जाती है. वहाँ तक ये लगभग 50 किलोमीटर अबव तक होती है. तो अब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में क्या है हमारी स्ट्रेटोस्फियर, जो कि एक्सटेंड फ्रॉम द ट्रोपोस्फियर टू अबाउट 50 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल. यदि समुद्र तल से हम इसको मेजर करते हैं, तो ये लगभग 50 किलोमीटर तक हमारी ये अबव ऑफ दिस ट्रोपोस्फियर से ऊपर फैली हुई है. This layer has nearly no cloud and is not affected by this layer has nearly no clouds and is not affected by any weather condition, because of which it is considered as a
आइडियल फॉर फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। तो दिस इज द लेयर स्ट्रेटोस्फीयर, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर फ्लाइंग ऑफ द फॉर आवर एयरप्लेन्स एयरक्राफ्ट। जो चीज़ें होती है हमारी, जो वायुयान जैसी चीज़ें जो होती हैं हमारी इस लेयर में ही उड़ पाती हैं। यहाँ पर क्या होता है, इस लेयर में हमारे क्लाउड्स और जो वेदर्स होती हैं, वो कंडीशन जो होती हैं, वो यहाँ पर हमारे एयरक्राफ्ट को अफेक्टेड नहीं कर पाती हैं। तो जिन कारणों से हमारे जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो आसानी से इस लेयर में उड़ पाते हैं। तो हमारी ये लेयर इंपॉर्टेंट है फॉर एयरक्राफ्ट, यानी कि हम लोग एयर ट्रैवलिंग जो करते हैं उसमें हमारी ये इम्पोर्टेंट लेयर होती है, जहाँ पर आसानी से हमारी एयरक्राफ्ट जो है फ्लाइंग करती हैं। तो लेयर इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि यहाँ पर बादल नहीं होते हैं, क्लाउड्स नहीं होते हैं, और ना ही कोई किसी प्रकार की जो वेदर कंडीशन होती हैं वो अफेक्टेड कर पाती हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट लेयर है। तो बिकॉज ऑफ विच इज़ कंसिडर एज द आइडियल फॉर फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, ये हमारे एक तरह से ये लेयर हमारी एयरक्राफ्ट के पर्पज़ से उड़ाने की फ्लाइंग करने के पर्पज़ से ये सही लेयर है। तो इसीलिए सारी फ्लाइंग जो है हमारी एयरक्राफ्ट की इसी के अंतर्गत इसी लेयर में होती हैं, सेकंड लेयर में। इन दिस लेयर द टेम्परेचर इंक्रीज with height due to increased absorption of the ultraviolet radiations by the ozone layer। जो हमारी ओजोन लेयर होती है, जो हमारी सन रेज को प्रोटेक्ट करती है, बचाती है, जो हानिकारक हार्मफुल जो रेज होती हैं जिसको हम अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं, उससे हमारी ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है। तो क्या होता है, यहाँ से जो हमारी इस लेयर में जो टेम्परेचर यहाँ से इस हाइट से बढ़ता चला जाता है, इंक्रीज विद द हाइट। जैसे जैसे हम अबव जाते जाएंगे ऊपर की ओर, तो यहाँ से हमारा टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, एंड टू इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। और इस प्रकार से हमारी जो सन की अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं वो भी यहाँ से बढ़ती चली जाएंगी। तो नियर अबाउट टू ओजोन लेयर, while the temperature may be -51 डिग्री सेल्सियस at the lower level of this layer, यानी कि यदि हम सबसे नीचे के लोअर लेवल से अगर हम इसको मेजर करें तो -51 डिग्री सेल्सियस से लेकर के इस लेयर में टेम्परेचर होता है, एंड दैट इज एट द ट्रोपोपॉज द टॉप ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर, यानी कि जो हमारी स्ट्रेटोस्फीयर है इसके अपर का ये पार्ट है, टॉप ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर का, इज मच वार्मर, थोड़ा अधिक गर्म होता है इसकी अपेक्षा, with a temperature of -50 degrees Celsius। The boundary between the stratosphere and next layer mesosphere is about 58 to 55 किलोमीटर एंड known as the लेयर ऑफ मेसोस्फीयर। अब हमारे इसके ऊपर की जो लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर की, द नेक्स्ट लेयर जिसको हम थर्ड लेयर कहेंगे, ये हमारी मेसोस्फीयर लेयर के नाम से जानी जाती है, जो कि नियर अबाउट 50 टू 55 किलोमीटर इज नॉन एज द स्ट्रेटोस्फोर्स। द प्रेशर हियर इज अबाउट 1/1000 कंपेयर्ड टू दैट एट द सी लेवल। जो समुद्र तल से यदि हम इसको मेजर करें तो लगभग इसका जो प्रेशर होता है, दबाव जो होता है, वो 1/1000 के समथिंग होता है एज ए कम्पेयर टू एट दैट द सी लेवल। एंड नाउ मेसोस्फीयर, अब हम डिस्कस करते हैं जब अवर थर्ड लेयर मेसोस्फीयर, जहाँ का टेम्परेचर -130 फ़ारेनहाइट में ये टेम्परेचर यहाँ का होता है, जिसको हम -50 नियर अबाउट टू, इसको हम कन्वर्ट करके देख सकते हैं, फ़ारेनहाइट में होता है ये -130 फ़ारेनहाइट यहाँ का जो टेम्परेचर होता है मेसोस्फीयर का। तो मेसोस्फीयर क्या है, अब दिस इज द नेक्स्ट लेयर ऑफ द गैसेस अबव द स्ट्रेटोस्फीयर इज कॉल्ड द मेसोस्फीयर, यानी कि जो हमारी स्ट्रेटोस्फीयर जो सेकंड लेयर होती है, ये इसके अबव यानी कि इसके ऊपर की हमारी लेयर होती है, जो कि इसकी जो 80 टू 85 किलोमीटर के समथिंग हमारे ऊपर होती है। इट राइजेज अबव द स्ट्रेटोस्फीयर 80 टू 85 किलोमीटर। इसकी ये लगभग 80 से 85 किलोमीटर के ऊपर की लेयर हमारी ये होती है। इट इज़ द लेयर, यह जो लेयर होती है, इट इज़ द
where the most meteors burns up upon entering the atmosphere। तो यहाँ पर क्या होता है हमारे जब ये मेसोस्फेयर में इस लेयर में वेयर मोस्ट मेटेरियल्स बर्न अप एंटरिंग दी एटमॉस्फेयर, यानी कि जब हम एटमॉस्फेयर में यहाँ पर एंटर करते हैं तो बर्न अप थोड़ी सी मेट्रो जो होती हैं वो बर्न अप करने लगती हैं यहाँ पर। तो टेम्परेचर डिक्रीज विद द हाइट इन द मेसोस्फेयर, जैसे जैसे हम मेसोस्फेयर की ओर बढ़ते चले जाते हैं तो यहाँ का जो टेम्परेचर है हाइट ऊपर जाने के बाद ये डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, यानी घटना शुरू होता है। माइनस में यहाँ का टेम्परेचर चला जाता है, माइनस में बढ़ता चला जाता है। तो द टेम्परेचर ड्रॉप एज लो एज -85 डिग्री सेल्सियस टू -100 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा यानी कि फ्रोज़न भी कह सकते हैं हम इसको, इतना माइनस में है, यानी कि यहाँ का टेम्परेचर लो लेवल का होता है। द अपर लिमिट ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड द मेसोस्फेयर। तो जो हमारी अपर लिमिट होती है, जो ऊपर की उसकी जो सीमा होती है इस लेयर की, वही मेसोस्फेयर के नाम से जानी जाती है। एंड नेक्स्ट आवर थर्मोस्फेयर। तो थर्मोस्फेयर क्या होती है? थर्मोस्फेयर जहाँ पर द टेम्परेचर इंक्रीज रैपिडली विद हाइट इन द थर्मोस्फेयर, यानी कि जो थर्मोस्फेयर जो हमारे 4 लेयर है ये, इसमें हमारा टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ता है। हाइट पर जैसे जाने पर यहाँ पर टेम्परेचर हमारा बढ़ना शुरू हो जाता है। द टेम्परेचर इज़ हाई एज रिजल्ट ऑफ द एक्सट्रीमली लो डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि मॉलिक्यूल्स होने के कारण हमारे जो यहाँ का जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, अधिक होता है। आयनोस्फीयर इज़ ए पार्ट ऑफ दिस लेयर। आयनोस्फीयर जो कि एक तरह का लेयर है ये हमारी, ये भी इसी लेयर का एक पार्ट है। आयनोस्फीयर इसी लेयर का हमारा एक पार्ट है, हिस्सा है। एंड द टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर कैन राइजेस टू 1500 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ का टेम्परेचर हमारा होता है नियर अबाउट 1500 डिग्री सेल्सियस के समथिंग इस लेयर का हमारा टेम्परेचर होता है। थर्मोस्फीयर एक्सटेंड फ्रॉम 80 किलोमीटर टू मेसोस्फीयर टू अबाउट 400 किलोमीटर, यानी कि थर्मोस्फीयर का जो फैली हुई है ये जो लेयर है 80 किलोमीटर से लेकर के लगभग 400 किलोमीटर मेसोस्फीयर के समथिंग इसकी तक ये एक्सटेंड है, फैली हुई है। द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑर्बिट इन दिस लेयर। जो हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन हैं, जैसे हमारे सैटेलाइट हैं और अन्य बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो हमारे टेलीकास्ट का कार्य करती हैं, जो कि हमारे एज ए सुपरविज़न का कार्य करती हैं हमारी ये सैटेलाइट्स। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी इसी लेयर में ये वर्क करती हैं, इसी लेयर में, इसी स्पेस के सारे कार्य इसी ऑर्बिट लेयर में ही होते हैं। तो द लेयर कॉन्टेन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड ions and that helps to radio and transmissions and works as the reflective layer of the reflecting back radio waves beamed up from earth surface। अर्थात जो हमारी अर्थ सरफेस पर जो हम लोग जो टेलीकम्युनिकेशन का जो कार्य करते हैं, जैसे हमारे रेडियो हैं, टेलीविज़न हैं और बहुत सारे कास्टिंग के जो सिस्टम है हमारी, तो वो सारे हमारे इसी लेयर में ट्रांसमिशन का कार्य करते हैं, इसी लेयर के माध्यम से चलता है। जो हमारे जैसे रेडियो है, आप लोगों के पास टेलीविज़न है, इसमें जो हमारा नेटवर्क आ रहा है, ये जो आप लोगों को पास टेलीकास्ट हो रहा है, ये सब कहाँ से हो रहा है? इसी लेयर के माध्यम से हमारा हम लोगों तक, हम लोगों के घर तक ये पहुंचता है। ये ट्रांसमिशन के इसी लेयर में ही हमारा ये वर्क करती है एज ए रिफ्लेक्टिव लेयर ऑफ द रिफ्लेक्टिव बैक रेडियो वेव्स। जो तरंगे होती हैं इसकी हमारी इसी लेयर में चलती हैं, बैक एंड अप द फॉर्म अर्थ सरफेस। दिस इज द थर्मोस्फेयर। एंड नेक्स्ट आवर एक्सोस्फेयर। तो अब हमारे एक्सोस्फेयर क्या है? द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर एक्सटेंड फ्रॉम द एक्सोस्फेयर, जो कि हमारे एक्सोस्फेयर से अपवार्ड है, थोड़ा ऊपर है, यानी कि ये हमारे सबसे ऊपर की लेयर है।
हमारे एटमॉस्फेयर की ये क्या है, सबसे ऊपर की लेयर है, ऊपर ये फैली हुई है। इट इज़ मेनली कंपोज बाय हाइड्रोजन एंड हीलियम। यहाँ पर हमारे 2 टाइप की जो गैसेस हैं वो पाई जाती हैं, जिसको हम हाइड्रोजन और हीलियम गैस के नाम से जानते हैं। दीज गैसेस आर एक्सट्रीमली रेयर मे एयर फ्लोट आउट इन द आउटर स्पेस फ्रॉम हेयर। यानी कि ये बहुत हल्की होती हैं ये गैसेस, जो कि हमारे अर्थ सरफेस से ऊपर होती हैं। बहुत ज़्यादा सबसे ऊपर की जो लेयर है उसमें ये गैसेस पाई जाती हैं, जिसको हम बहुत सबसे हल्की गैसेस के नाम से जानते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। दीज गैसेस आर एक्सट्रीमली रेयर, बहुत ही साधारण होती हैं एंड में फ्लोट और आउट इन दी आउटर स्पेस, और ये हवा में आसानी से फ्लोट यानी कि तैरती रहती हैं, हवा में उड़ती रहती हैं, जैसे कि बहुत ही ईजी होती हैं, हल्की होती हैं। दिस इज आवर एक्सोस्फेयर। तो दीज आर आवर 5 लेयर इन दी अर्थ एटमॉस्फेयर, जो कि हमारा अर्थ एटमॉस्फेयर है उसकी ये 5 लेयर हैं। तो हमारा जो है ट्रोपोस्फियर अर्थ सरफेस के ऊपर की लेयर होगी, स्ट्रेटोस्फियर जहाँ पर हमारे एरोप्लेन एयरक्राफ्ट वगैरह हमारे जो यहाँ पर चलते हैं, दिस लेयर में, एंड मेसोस्फियर एंड थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर यानी कि जो हमारी सबसे ऊपर की पार्ट है, जो लेयर है, इसमें हमारी सब चीज़ें इसमें चलती हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एटमॉस्फेयर। तो ये सारी की सारी जो है हमारे अर्थ इन लेयर से इसको सराउंडेड है, घिरे हुए हैं और एक मोटी परत बनाए हुए हैं। तो इस प्रकार से हमारे अर्थ के इर्द गिर्द क्या है, ये 5 एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं जो कि हमारे अर्थ को सराउंडेड हैं, घेरे हुए हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर अर्थ, जो कि हमारे अर्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट आवर टेम्परेचर कंट्रोल ऑन द अर्थ सरफेस। तो हमारे जो लेयर्स होती हैं ये हमारे अर्थ सरफेस को कैसे कंट्रोल करती हैं, कैसे नियंत्रण करती हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दिस temperature control on the earth surface. Thank you and have a nice day.